हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम जो है बिल्कुल नज़दीक है और आप लोग एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 15 फिजिक्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आपके इंटर एग्जाम में आ सकते हैं। इसलिए आप उन्हीं प्रश्नों को देखिएगा जो प्रश्न अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और या तो या आपको याद नहीं है। सभी प्रश्न में आपको समय नहीं गंवाना है, लेकिन 15 क्वेश्चन को आप जरूर टच कर लीजिएगा। कौन से प्रश्न आपको याद है और कौन से प्रश्न आपको याद नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो का एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी वीडियो मिस नहीं हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को शुरू किया जाए। जैसा कि पहला प्रश्न है कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं क्या है। इसका जवाब होगा कि कूलम्ब के नियम की सीमाएं यानी कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो इसका पहला जो जवाब होगा कि यह नियम मूलतः विरमा अवस्था में बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। दूसरा होगा कि यह एक प्रायोगिक नियम है। तीसरा होगा कि यह नियम कम तथा अधिक दूरियों के लिए सही है, परंतु 10 का पावर -15 m से कम दूरी पर नाभिकीय बल प्रभावी हो जाता है। और इसका जो चौथा नियम है कि आवेश यदि वायु या निर्वात के अतिरिक्त किसी माध्यम में रखे जाते हैं तो कूलम्ब बल का मान कम हो जाता है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि विद्युत क्षेत्र रेखा असंतत नहीं हो सकता है, क्यों। विद्युत क्षेत्र जो रेखा है वो असंतत नहीं हो सकता है, क्यों। इसका जो जवाब होगा कि बल रेखा विद्युत क्षेत्र का सचित्र निरूपण होती है। यदि कोई बल रेखा अचानक समाप्त होती है तो यह उस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति को बताएगा। इस प्रकार किसी बल रेखा को अचानक प्रारंभ या समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है। सवाल नंबर 3 है कि ध्रुवीय अणु तथा अध्रुवीय अणु किसे कहते हैं। इसका जो जवाब होगा कि पहले हम ध्रुवीय अणु के बारे में जानेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में जब किसी अणु में धनात्मक आवेशों का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के संपाती नहीं होता है तब अणु को ध्रुवीय अणु कहते हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 है कि चौक कुंडली क्या है। चौक कुंडली क्या है। भंवर धारा के 2 उपयोग को लिखें। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पहले चौक कुंडली के बारे में। यह एक विद्युतीय उपकरण है जिसका प्रेरक तत्व उच्च होता है तथा प्रतिरोध नगण्य होता है। इसका उपयोग बिना किसी विद्युत ऊर्जा के नष्ट किए ही प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा के 2 उपयोग, जैसे कि इसका उपयोग के बारे में हम जानेंगे कि पहला है कि इसका उपयोग प्रेरण भट्टी में होता है। दूसरा है कि विद्युत ब्रेक का गतिमापक में। और तीसरा हो जाएगा कि चल कुंडली धारा मापी को दोलनबद्ध करने में। क्लियर है। सवाल नंबर 5 देखेंगे। सवाल नंबर 5 है कि गैल्वेनोमीटर के 2 उपयोग को लिखें। यानी कि जो गैल्वेनोमीटर होता है उसके 2 उपयोग कौन कौन से हैं इसके बारे में बताना है। इसका जो जवाब होगा पहला कि इसके समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर एमीटर बनाया जाता है। दूसरा होगा कि इसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्ट मीटर बनाया जाता है। क्लियर है। सवाल नंबर 6 देखेंगे। सवाल नंबर 6 है कि इंडक्टर किसे कहते हैं। इंडक्टर किसे कहते हैं। इसका जवाब होगा कि तार के लपेटनों वाली कुंडली को विद्युत परिपथ से जोड़ देने पर वह प्रवाहित धारा का विरोध करती है, जिसे इंडक्टर कहते हैं। इसका संकेत आप इस प्रकार से देख सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखेंगे। सवाल नंबर 7 है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार क्यों होता है। ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है आप देखेंगे कि परतदार होता है, तो कह रहा है कि क्यों होता है। इसका जवाब होगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है क्योंकि क्रोड में लौह क्षय होता है। भंवर धारा के प्रेरित होने से ट्रांसफार्मर के क्रोड में विद्युत शक्ति की हानि होती है, जिसे लौह क्षय कहा जाता है। क्रोड को परतदार होने से लौह क्षय का मान जो है कम हो जाता है, इसलिए क्रोड जो है परतदार होता है। सवाल नंबर 8 है कि एक ट्रांसफार्मर से ऊर्जा का क्षय को नामांकित करें। इसका जवाब होगा कि ऊर्जा ट्रांसफर में ऊर्जा क्षय, पहला फ्लक्स क्षय, दूसरा कॉपर क्षय, तीसरा लौह क्षय और चौथा जो होगा शैथिल्य क्षय। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 है कि अतिचालकता क्या है। इसके 2 उपयोग को लिखें। हमको अतिचालकता के बारे में बताना है और इसके 2 उपयोगों को भी लिखना है। चलिए इसका हम जवाब जानते हैं। पहले अतिचालकता के बारे में जान लेते हैं कि अतिचालकता क्या है।
किसी धातु, मिश्र धातु, ऑक्साइड या किसी दुर्बल चालक का वह गुण जिसके कारण वह अल्प ताप पर भी लगभग शून्य प्रतिरोध प्रदर्शित करता है, अति चालकता कहलाता है। पारे का ताप 4K पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, वे पदार्थ तो अधिक चालकता को गुण दर्शाते हैं, अति चालकता का गुण दर्शाते हैं, अति चालकता कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए इसके अब उपयोग को जानेंगे। किसके? तो अति चालकता के उपयोग के बारे में। इसका जो पहला उपयोग होगा कि प्रयोगशालाओं में, उच्च स्तरीय अनुसंधानों में, और दूसरा हो जाएगा अति तीव्र कंप्यूटर निर्माण में। स्पष्ट है? चलिए सवाल नंबर 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 जो है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखेंगे और इसको बिल्कुल स्पष्ट कर लेंगे। प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन में अंतर बताएं। प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन में अंतर बताएं। फ्रेंड, जब इसका आप जवाब दीजिएगा तो एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, उत्तर लिख करके डैश दे करके, कि प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा विवर्तन में निम्नलिखित अंतर है। एक लाइन को जरूर लिख दीजिएगा। इसके बाद आप दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, व्यक्तीकरण एक तरफ और दूसरी तरफ विवर्तन को लिखिएगा। इसके बाद आप दोनों को बारी बारी से दर्शाना शुरू कीजिएगा कि कौन कौन से अंतर है। चलिए व्यक्तीकरण के बारे में पहला अंतर जानते हैं कि व्यक्तीकरण को घटना दो कला संबंध स्रोतों से आने वाले दो अलग अलग तरंगार्गों के अध्यारोपण से होती है। अब विवर्तन में पहला होगा कि निवर्तन की घटना एक ही तरंगार्गों के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होती है। चलिए अब दूसरा जानेंगे हम व्यक्तीकरण के बारे में कि व्यक्तीकरण फ्रिजों की चौड़ाई प्रायः सामान्य होती है। अब विवर्तन के बारे में दूसरा जानेंगे कि विवर्तन फ्रिजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं होती है। चलिए अब और आगे अंतर जानते हैं। और आगे अंतर तीसरा होगा व्यक्तीकरण में कि व्यतिकरण क्षेत्र की सभी दीप्त फ्रिजों की तीव्रता समान होती है। क्लियर है? अब तीसरा जानेंगे कि इसमें दीप्त फ्रिजों की तीव्रता जो है घटती जाती है। चौथा होगा कि व्यतिकरण में अदीप्त फ्रिजें पूर्णतः अदीप्त होती है। और चौथा होगा कि विवर्तन में न्यूनतम तीव्रता की फ्रिजें पूर्णतः अदीप्त नहीं होती है। स्पष्ट है? बिल्कुल आप इसी प्रकार से दर्शाइएगा और लिखिएगा। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं व्यक्तीकरण, व्यक्ति नहीं होगा, ये व्यति होगा। कहीं के व्यक्ति हो सकता है कि गलत से प्रिंट कर दिया हो, लेकिन होगा व्यति, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है कि क्या कारण है कि जल के सतह पर तेल फिल्म के रंग लगातार परिवर्तित होते रहते हैं? क्या कारण है कि जल के सतह पर तेल फिल्म के रंग जो है लगातार परिवर्तित होते रहते हैं? इसका जवाब होगा कि पतली तेल फिल्म द्वारा प्रकाशित तथा अंधकार में फ्रिजों की स्थिति फिल्म की मोटाई पर निर्भर करती है। तेल फिल्म की मोटाई जल के सतह पर लगाकर घटते बढ़ते रहती है, इसलिए रंगीन फ्रिजों की स्थिति भी घटती बढ़ती रहती है। इसलिए तेल फिल्म के रंगों में परिवर्तन प्रतीत होता है। क्लियर है? चलिए हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि नाभिकीय बल के दो गुण को लिखें। नाभिकीय बल को मात्र दो गुण को दर्शाना है, यहाँ पर 4 गुण दर्शा दिया है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप 4 भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में अगर 2 आए तो 2 ही को आप क्लियर कीजिएगा। चलिए इसका जवाब होगा पहला कि यह सिर्फ आकर्षण बल है। दूसरा होगा कि यह प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। तीसरा है कि यह असंरक्षित बल है। और चौथा इसका है कि यह व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है। सवाल नंबर 13 है कि लेजर प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग को लिखें। इसका जवाब होगा पहला कि इसका उपयोग इंडस्ट्री में होता है। दूसरा होगा कि इसका उपयोग सर्जरी में होता है। तीसरा होगा कि इसका उपयोग संचार व्यवस्था में होता है। संचार व्यवस्था तो आप समझ रहे हैं। चौथा होगा कि इसका उपयोग होलोग्राम बनाने में होता है। आप जब देखते हैं कि बुक वगैरह पर जो होलोग्राम ऊपर स्टिकर सटा रहता है, जो कि थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े करने पर चमकता है और उसमें होलोग्राम में कुछ लिखा हुआ होता है, वो दिखाई देता है, उसी होलोग्राम की बात हो रही है। और चौथा है कि इसका उपयोग वैज्ञानिक खोज में किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड तथा दृश्य क्षेत्र में पाए जाने वाली स्पेक्ट्रम श्रेणी का नाम लिखें। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जवाब होगा कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणी पाई जाती है। कौन कौन? पहला लाइमन श्रेणी, पराबैंगनी क्षेत्र। दूसरा है वाल्मर श्रेणी, दृश्य क्षेत्र। तीसरा है पास्टन श्रेणी, लाल अवरक्त क्षेत्र। चौथा है ब्रैंकेट श्रेणी, लाल अवरक्त क्षेत्र। और पांचवा है फुंड श्रेणी, लाल अवरक्त क्षेत्र। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखेंगे। एक एक टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर बताएं। ठीक इसी प्रकार से उसका जवाब दीजिएगा जैसे हम पिछले बार बताए हैं।
उत्तर लिख करके डैश देकर के एक लाइन में जरूर लिखिएगा कि नैज अर्धचालक तथा बाह्य अर्धचालक में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद आप दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, इसके बाद दर्शाना शुरू कीजिएगा। चलिए इसका जवाब जानते हैं। पहले हम नैज अर्धचालक के बारे में जानेंगे, फिर बाह्य अर्धचालक के बारे में जानेंगे। चलिए नैज अर्धचालक के बारे में जो पहला ऑप्शन है कि नैज अर्धचालक शुद्ध तत्वों जैसे जर्मेनियम तथा सिलिकॉन के क्रिस्टल होते हैं। और बाह्य अर्धचालक में क्या होता है, इसका पहला कि जब नैज अर्धचालक में कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है तो बाह्य अर्धचालक प्राप्त होते हैं। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर नैज अर्धचालक में देखते हैं। नैज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन का संख्या घनत्व होल्स के संख्या घनत्व के बराबर होता है। अब दूसरा होगा बाह्य अर्धचालक में कि बाह्य अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या घनत्व का मान होल के संख्या के घनत्व के समान नहीं होता है। अब तीसरा इसमें होगा कि नैज अर्धचालक की विद्युत चालकता कम होती है, और वहीं बाह्य अर्धचालक में होगा तीसरा ऑप्शन कि बाह्य अर्धचालकों की विद्युत चालकता उच्च होती है।